आज हम बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं और बहुत ही जनरली और सामान्य टॉपिक है अपने पास, जिसका नाम क्या है? राजस्थान का सामान्य परिचय। अब यहाँ से अपन देखेंगे कि जो राजस्थान है वर्तमान स्वरूप में कैसे आया, पहले क्या-क्या शब्द इसके लिए प्रयोग में लिए जाते थे और किस प्रकार से लगातार एक अलग-अलग क्रम में नाम बदलते-बदलते जब राजस्थान का द्वितीय चरण आया एकीकरण का, उस समय पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे अपने को स्रोत मिलते हैं या जानकारियां मिलती है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनमें जानकारियां मिलती है। जैसा कि मैं आपको एक उल्लेख बताता हूं, एक शब्द है मरुकांतर। और मरुकांतर जो शब्द है वो राजस्थान के लिए प्रयोग किया जाता था। कहाँ मिलता है इसका उल्लेख? तो वाल्मीकि रचित, अच्छा वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि जी, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? रामायण महाकाव्य लिखा। रामायण महाकाव्य जो लिखा, उस रामायण महाकाव्य के अंदर एक जानकारी अपने को मिलती है, और वो कौन सा शब्द मिलता है अपने को? मरुकान। कहा जाता है कि भगवान राम को जब वनवास हुआ और वो जंगलों में, वनवास का मतलब जंगलों में रहना था उनको, तो लगातार वो घूमते विचरण करते हुए कर्नाटक के पास से सीता का हरण होता है। कर्नाटक जो जगह है वहां से कहते हैं सीता का हरण होता है। फिर हनुमान जी उनसे मिलते हैं और मिलने के बाद उनको किस तरफ भेजते हैं? तमिलनाडु के तट की तरफ भेजते हैं। और तमिलनाडु के दूसरी तरफ आप देखें, कन्याकुमारी है, मन्नार की खाड़ी है, और उसके बाद क्या है? श्रीलंका है। तो इस बीच भगवान श्री राम समुद्र से रास्ता मांगते हैं और कहते हैं कि रास्ता नहीं देने के कारण क्या होता है? भगवान श्री राम धनुष के ऊपर बाण का अनुसंधान करते हैं और समुद्र को सुखाने के लिए क्या करते हैं? बाण चलाने ही वाले होते हैं, तब समुद्र देवता प्रकट होते हैं। और जब समुद्र देवता प्रकट होते हैं और भगवान श्री राम के साथ उनकी वार्ता होती है, तो वो कहते हैं कि नल और नील नामक दो बानर है जो आपके साथ है, उनको श्राप को या वरदान कहो कि अगर वो पत्थर भी डालेंगे तो पानी में नहीं डूबेंगे। ऐसे श्री राम सेतु का निर्माण हुआ और कहा कि जो एक बार तीर निकल गया वो वापस है तो नीर में नहीं जाएगा, ऐसी स्थिति है। तो भगवान श्री राम ने वो जो तीर चलाया, कहा जाता है कि वो आके कहा, अभी जो वर्तमान में मरुस्थल है वहां पे आके गिरा, और वहां पे गिरा तो वहां के जल को उसने क्या कर दिया? सुखा दिया। और ये जो किंवदंती चली आ रही है, हम ये भी देखते हैं कि इस जिस समय या वर्तमान में जहां मरुस्थल है वहां पे किसी समय टेथी सागर हुआ करता था। तो ऐसा कोई उल्लेख अपने को मिलता है, और वो उल्लेख किसमें मिलता है? वाल्मीकि जी की जो रचित रामायण महाकाव्य है उसमें अपने को वर्णन मिलता है। तो एक शब्द आपके क्लियर हुआ, कौन सा? मरुकांतर। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखो, मरु क्या होता है? मरु का मतलब होता है मरुस्थल, याद रहेगा हमेशा। और यदि मेरु शब्द आ जाए तो मेरु का मतलब होता है पर्वत। और हमें राजस्थान में इसको क्या समझना है? मेरु का मतलब अरावली। तो मरु और मेरु आपको ध्यान रखना है, पहली बात ये हो गई। और एक शब्द अपने सामने आया, कौन सा? दूसरा शब्द जो है, और वो है, क्या शब्द है? राजस्थानादित्य। अच्छा, राजस्थानादित्य जो शब्द है वो अपने को कहाँ देखने को मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख या अभिलेख जो कहें अपन, खीमल माता का मंदिर है। कौन सी माता का मंदिर है? देखो, अच्छा ध्यान रखेंगी, मंदिर कौन सी माता का है? खीमल माता का मंदिर है। और कहां पे है ये? बसंतगढ़ अभिलेख की बात हो रही है, खीमल माता के मंदिर में लगा है। अच्छा, कब का है? तो कब का है? 682। अच्छा, ये किसकी बात हो रही है? 682 विक्रमी संवत का है। कौन से संवत का है? विक्रमी संवत का है। और वैसे अपन ईस्वी सन निकालें तो कितने घटाने पड़ेंगे भाई?
57 अपने को माइनस करने होते हैं, तो आप ध्यान रखो कब का हो गया ये 625। इस अभिलेख के अंदर खिमल माता मंदिर जो है कहाँ पे भाई, सिरोही में। इस खिमल माता मंदिर जो सिरोही है, यहाँ पर अपने को राजस्थान आदित्य शब्द देखने को मिलता है, जो कि कब का है, 682 विक्रमी संवत का है, और ईस्वी में कहें तो कब का है, 625 का है। तो दो शब्द आपके क्लियर होने चाहिए कि पहला जो है वो मरुकांतर शब्द है और दूसरा क्या है, राजस्थानादित्य। ये शब्द अपने को देखने को मिलता है। इसके बाद आप ध्यान रखो एक और अभिलेख है, जो कौन सा है, कौन सा अभिलेख है भाई, गोसुंडी अभिलेख है। अच्छा ये कहाँ है अभिलेख, कहाँ पे अभी, ये अभिलेख है कहाँ पे, चित्तौड़ में। तो गोसुंडी जो अभिलेख है जो कहाँ पे अपने चित्तौड़ के अंदर है, वहां पर भी अपने को राजस्थान की जानकारी प्राप्त होती है। तो तीन चीजें अपने लगातार। इसके बाद वर्तमान में एक पैटर्न चल रहा है, और वो पैटर्न क्या है कि अपनों को पुस्तकों के बारे में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। तो एक जिनका नाम है वीरभान, क्या नाम है, वीरभान हुए हैं। वीरभान की पुस्तक है राजरूपक, क्या नाम है, राजरूपक। ध्यान रखेंगे इनकी पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, राजरूपक। इस राजरूपक नामक पुस्तक के अंदर राजस्थान जो वर्तमान में राज्य है इसकी भौगोलिक जानकारी अपने को प्राप्त होती है। ध्यान रखना राजस्थान की भौगोलिक जानकारी अपने को प्राप्त होती है कौन सी पुस्तक से, वीरभान से। अच्छा फिर आप ध्यान रखें कि यहां से अपने को जानकारी प्राप्त होती है, कौन सी जानकारी भाई, भौगोलिक जानकारी प्राप्त होती है। इसके पश्चात अपन आगे देखें तो मेवाड़ दरबार में हुए हैं, जिनको कैसर हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैसर है हिंद। और कैसर है हिंद जो कहा जाता है वो कहा जाता आपके कवि श्यामल दास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कवि श्यामल दास को कहा जाता है। और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, वीर विनोद। क्या नाम है, वीर विनोद। कहा जाता है कि कवि श्यामल दास जो है उनकी जो रचना है जिसका नाम क्या है, अच्छा ध्यान रखो वीरभान की राजपूत पुस्तक जो है राजरूपक, वो बहुत सारे एग्जाम में अपने को सुमिलित करने के लिए दी जाती है। ध्यान रखना आपको बहुत सारे जो चार ऑप्शन मिलते हैं, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन में क्या मिलता है आपको, राजरूपक। तो आप ध्यान रखना राजरूपक जो है वो किसकी पुस्तक है, वीरभान की। तो यहीं से लोक हो जाना चाहिए। हालांकि आप जब कला संस्कृति पढ़ोगे और साहित्य पढ़ोगे वहां पे आपको ये देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले अपन यहाँ सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं, तो आपको आज से याद होना चाहिए कि वीरभान जो पुस्तक है वो किसकी है, राजरूपक की। कैसर हिंद किसको कहा जाता है, कवि श्यामल दास को कहा जाता है। कवि श्यामल दास जो है उनका ग्रंथ का नाम क्या है, वीर विनोद है। इस वीर विनोद में भी अपने को राजस्थान की भौगोलिक जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे मोहनोत नैणसी, आपने नाम सुना होगा, मोहनोत नैणसी नाम सुना है। अच्छा मोहनोत नैणसी ने मोहनोत नैणसी ख्यात एक क्या लिखा, ग्रंथ लिखा। अच्छा ग्रंथ का नाम क्या है, मोहनोत मोहनोत नैनसिरी। अच्छा ये भी ध्यान रखना बहुत फेमस है और बहुत बार अपने को अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है, मोनोत नैनसिरी ख्यात। अच्छा मोनोत जो नैनसी है ये जो है ये जोधपुर के दरबार में थे। ध्यान रखना एक तो किसके दरबार में, जोधपुर यानी मारवाड़ या मेवाड़, जोधपुर मारवाड़। अच्छा महाराजा कौन, जसवंत सिंह के दरबार में थे। ध्यान रखना ये भी। अच्छा मोनो नैन्सी का एक ग्रंथ और है जिसका नाम क्या है, मारवाड़ परगनारी विगत। मारवाड़ परगनारी विगत, मारवाड़
परगनारी विगत। ये बहुत फेमस ग्रंथ है इसका, किसका? मोनोथ नैन्सी जी का। तो मोनोथ नैन्सी जो है, मोनोथ नैन्सी ख्यात इन्होंने ग्रंथ लिखा। जोधपुर के जसवंत सिंह के क्या थे? दरबारी थे। मारवाड़ परगनारी क्या लिखा इन्होंने? विगत भी लिखा। मोनोथ नैन्सी कहा जाता है कि अंतिम समय में जसवंत सिंह से इनके संबंध क्या हो गए थे? बिगड़ गए थे, और जसवंत सिंह जी ने इनको कारागार में डाल दिया था। अब ये मान लो कारागृह में बैठे बैठे सोच विचार करते करते अपन बोलते हैं डिप्रेशन में चले गए कि यार कितना काम किया अपन ने राजा के लिए, क्या क्या लिखे, कितनी चीजें लिखी, कितना सहयोग किया, और राजा ने अपने साथ क्या किया है। तो अब उस समय क्या है कि मान लो लोग क्या पहनते थे? साफा, या अपन कहें तो फेंटार, जो पोत्यार, अलग अलग नाम आते हैं ना साफा के, उन्होंने साफ लगाया कड़ी से और झूल गए, यानी कि क्या कर ली? आत्महत्या कर ली थी। तो ध्यान रखना, आजकल ऐसे प्रश्न निकल के आते हैं, क्योंकि जब से ये थर्ड ग्रेड के एग्जाम हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्या हो गए? भरम निकल गई कि अपन को फैक्ट्स पढ़ना है केवल, बाकी चीजें छोड़नी है। तो अब ये लग रहा है उस पेपर को देख के कि बाकी चीजें पढ़नी थी, क्या छोड़ना था? फैक्ट्स छोड़ना था। तो आजकल ऐसी स्थिति आ रही है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि एकदम अच्छा, हमेशा अपन ऐसे कहें कि जानकारी हो तो क्या होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए। अधूरी जानकारी क्या हो जाती है? अपने को ले डूबती है। तो आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, सामान्यतः अब ये देखो, मारवाड़ परगनारी जो विगत मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको क्या कहा जाता है? इसको राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान का गजेट। ठीक बात है, याद रहेगा क्या? अच्छा, यहां से मैं आपको और कहूं, इन्हें क्या कहा जाता है? मोनो नैन्सी को, इनको तो अबुल फजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबुल फजल। कि ये जो है राजस्थान के कह दो या मारवाड़ के, क्या है? अबुल फजल है। क्या कहा जाता है भाई? अबुल फजल। याद रहेगा, इनको क्या कहा जाता है? अबुल फजल की संज्ञा दी गई है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, अबुल फजल और फैजी दो भाई थे। ठीक है, किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। इन्होंने क्या लिखा है? आईन अकबरी ग्रंथ लिखा। लिखा या नहीं लिखा? अच्छा, इनका संबंध नागौर से था, ये ध्यान रखना। हमारा संबंध भी पहले नागौर से था, अब किससे है? डीडवाना कुचामन से। लेकिन जो नागौर से इनका क्या है? संबंध था, ध्यान रखना। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? आईने अकबरी। क्या नाम है? अच्छा, बंदायूनी नाम सुना है? ठीक है। अबुल फजल, इन दोनों ने एक मालदेव नामक शासक हुआ है, जिसको हसमत वाला राजा कहा है। क्या कहा है? हसमत वाला राजा इन्होंने कहा है, ध्यान रखना। तो आईन अकबरी ग्रंथ है, संबंध किससे है भाई? नागौर से है, याद रहेगा। हसमत वाला राजा इन्होंने किसको कहा है? मालदेव का है। एक वो भी आपको याद होगा कि अपन कटारगढ़ को देखें तो पगड़ी क्या हो जाएगी? कथन है ना, वो कथन भी किसका है? अबुल फजल का है। अच्छा, बाकी सारे दुर्ग तो नंगे हैं। रणथंबोर दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। कौन से भाई साहब ने कहा है तो दिल्ली के, पर राजस्थान में अपने को बहुत सारे क्या दे गए? ट्यूशन दे गए ना, क्योंकि इनके जो कथन है वो कथन किसके बारे में है? तो आप ध्यान रखना, पुस्तक का नाम क्या है? आईने अकबरी। बहुत बढ़िया। आईने अकबरी इनकी क्या नाम है? पुस्तक का नाम है, ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद आप ये भी ध्यान रखना कि भाई इनका संबंध जो है वो कहां से है? नागौर से संबंध रहा है इनका। नागौर से क्या रहा है? संबंध रहा है। किसको हसमत वाला राजा कहा? मालदेव को क्या कहा है? हसमत वाला राजा कहा है। हसमत वाला राजा इन्होंने किसको कहा है? अच्छा, फिर मैंने एक कथन आपको बताया, किसके लिए भाई? कटारगढ़ के लिए। कटारगढ़ को देखने पर क्या हो जाती है भाई? हाँ, सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। नीचे गिर जाती है। अच्छा, एक अपन ने कौन से दुर्ग की बात की है? अच्छा, ध्यान रखना, कौन सा भी? रणथंबोर। रणथंबोर दुर्ग क्या है?
बख्तर बंद पूरा कथन नहीं लिखा है, ध्यान रखना, है ना। कटारगढ़ को देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, मतलब ये इतना ऊंचा है कि अपन देखेंगे तो क्या हो जाएगी, पगड़ी नीचे गिर जाएगी। ऐसे कथन किसने कहे हैं भाई? अबुल फजल ने। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ये अबुल फजल, और ये अबुल फजल अपने को याद कहां से आ गया? मोनोन नैणसी को अबुल फजल की संज्ञा दी गई है, इसलिए अपन ने इनके बारे में ऐसा पढ़ा है। अच्छा, ये अपन लगातार पढ़ते हैं तो मुन और नैणसी जो है, उनकी नैणसी ख्यात के अंदर अपने को क्या मिलता है? राजस्थान राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। शब्द बाद में आया, लेकिन जानकारी तो यहाँ भी अपने को क्या होती है? प्राप्त होती है। देखना एक बार अपन ने क्या क्या चीजें लिए। अपन ने पहला शब्द लिया कौन सा? मरुकांतर। मरुकांतर रामायण महाकाव्य से किसके द्वारा रचित है? वाल्मीकि के द्वारा रचित। उसमें अपने को शब्द मिलता है कौन सा? मरुकांतर। दूसरा कौन सा शब्द है? राजस्थान आदित्य। कौन सी माता? खीमल माता मंदिर। कहाँ है ये? सिरोही। बसंतगढ़ अभिलेख कौन सा? 682 विक्रमी संवत और 625 ईस्वी। ईस्वी सन और विक्रमी संवत में पता आपको, ध्यान रखना है। अच्छा, एक हिजरी संवत भी चलता है जो 614 ईस्वी में शुरू हुआ था, याद है आपको? अच्छा, उसमें कम दिन होते हैं, है ना। बाकी अपन देखते हैं कि 365 दिन अपन मानते हैं सामान्यतः। हिजरी संवत में 355-56 दिन ही होते हैं। तो हर 36 साल के बाद उनका एक साल पूरा का पूरा गायब होता है, डाउन में आता है। क्योंकि 5-10 दिन का गैप रहा, तो आप काउंट कर लो, 36 साल का मतलब 360 हो गए, इसका मतलब पूरा एक साल, है ना। तो कुछ सालों के बाद उनका एक जो साल होता है वो अपने को लैप्स देखने को मिलता है। इसके बाद अपन ने चर्चा की कौन सा? वसुंडी अभिलेख, जो कहाँ है? आपके चित्तौड़ में। याद हो गया इतना? चलो अब देखो आगे। फिर वीरभान की कौन सी पुस्तक में जानकारी मिलती है अपने को? राजरूपक, ठीक है। और अगला कौन सा है? केसर हिंद किसको कहा जाता है? कवि श्यामल दास को। अच्छा, कौन सा ग्रंथ है इनका? वीर विनोद। इसमें भी अपने को जानकारी मिलती है। मुनो नैणसी ख्यात, ठीक है। और जोधपुर में जसवंत सिंह के दरबारी थे, मारवाड़ परगनारी विगत भी इन्होंने क्या लिखा है? एक ग्रंथ लिखा है। अच्छा, जब हम राजस्थान की जनगणना पढ़ेंगे या अपन जनगणना के बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू करते हैं, तो अपन ऐसे पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र में सबसे पहले जनगणना का उल्लेख है कि लोगों को काउंट किया गया। ऐसे चलते चलते अपन राजस्थान में भी आएंगे, और जब राजस्थान में आएंगे तब अपने को पता चलेगा कि मुन और नैणसी ने भी किसके बारे में लिखा है? जनगणना के बारे में लिखा है। तो वहां पे मैं आपको दोनों चीजें पूछूंगा, एक तो कौन सी? नैणसी ख्यात, और एक मारवाड़ परगनारी विगत। याद रहेगा? चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये जो है, इनको मुन और नैणसी को अबुल फजल भी कहा जाता है। अबुल फजल ने क्या लिखा है? आईने अकबरी। अबुल फजल अकबर के दरबार में थे। अच्छा, इनका संबंध कहां से है? नागौर से। संबंध का मतलब जन्म हुआ होगा, ध्यान रखना। मालदेव को क्या कहा इन्होंने? हसमत वाला राजा। कटारगढ़ को देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। अच्छा, रणथंभौर दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। ये जो चीजें हैं किसने कही भाई? अबुल फजल ने। तो अपन लगातार चलते आ रहे हैं कि इन इनसे अपने को क्या हुई? जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद आप देखना कि और अन्य अपने को जानकारियां कहाँ प्राप्त होती है। तो अपने को यह शुरू से पता है कि राजस्थान में आमेर और जयपुर, बूंदी, इधर दौसा का जो क्षेत्र था, वो मराठों से बहुत भयंकर क्या था? पीड़ित था। कौन सा सब था? मराठों से भयंकर पीड़ित था। तो मराठों से पीड़ित होने के बाद आपको यह भी पता है कि 17 जुलाई 1734 में राजस्थान के जो बड़े शासक है या राजा है, वो एक जगह इकट्ठे हुए कि क्या करना चाहिए। इनको भीलवाड़ा के अंदर जो हुड्डा सम्मेलन आयोजित हुआ, उसमें ये बात रखी गई कि हम सबको मिलकर क्या करना चाहिए। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र मतलब कौन सा? अपने राजपूतों का क्षेत्र है। और राजपूतों का मतलब आगे चलकर जिसको अपन ने राजपूताना कहा, ये जो राजपूतों का क्षेत्र है, यहाँ से क्या करना चाहिए? मराठों को बाहर खदेड़ देना चाहिए। ये बात हुई कब? 17 जुलाई 1734। ठीक बात है। कौन सा सम्मेलन है? हुड्डा सम्मेलन है। अच्छा, कहाँ है? भीलवाड़ा में है हुड्डा, ये भी ध्यान रखना। जगत सिंह सेकंड जो है वो इसकी क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। हो गई बात है। अच्छा, ये अध्यक्षता करते हैं तो वहां पे एक डिसाइड होता है कि हम सबको जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होगी,
एक जगह पे इकट्ठा होना है, और वो जगह कौन सी है? रामसर। और रामसर नामक जगह है कहाँ पे? कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है? कि वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद हम सबको सेना लेकर कहाँ मिलना है? रामसर में। लेकिन वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद कोई भी शासक वहां पर नहीं पहुंचा। कोई भी शासक नहीं पहुंचा, इसका मतलब सफल या असफल? मतलब जब सामने आए तो कि हाँ साहब बिल्कुल चलेंगे, कहाँ चलना आप बोलो, अंगुली करो उस तरफ चलेंगे। लेकिन जब बात आई कहाँ पहुंचना है? रामसर। तो रामसर में कोई भी पहुंचा या नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचा, इसका मतलब हुरडा सम्मेलन सफल हुआ या असफल हुआ? असफल हो गया। अब यहां से आप एक चीज ध्यान रखना कि ये सम्मेलन तो क्या हो गया? असफल हो गया। इसके बाद अपन आगे चलते हैं मराठों के उल्लेख में। तो एक तुंगा का युद्ध हुआ, तुम लोगों को पता हो कौन सा युद्ध? तुंगा। आप लोगों को पता हो तो एक तुंगा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? तुंगा नामक स्थान दौसा में है। कहाँ पे है? और बात कब की है? 1787 की है। जयपुर के राजा हुए हैं जिनका नाम है सवाई प्रताप सिंह। नाम सुना है? सवाई प्रताप सिंह जो है वही सवाई प्रताप सिंह है जो हवा महल का निर्माण करवाते हैं। लालचंद उस्ता जिसका क्या है? वास्तुकार है। किसका वास्तुकार है? हवा महल का। ठीक है। कितने झरोके हैं? 365। 365 खिड़कियां और 900 कुछ 53 ऐसे क्या है झरोखे। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान उसकी आकृति है, नींव उसकी भरी हुई नहीं है। क्यों बनाया था? जो राजघराने की महिलाएं हैं वो जयपुर के उत्सव, जो महोत्सव वगैरह वो देखे तो पर्दे में रहकर वहां से देख सके, उद्देश्य ये था। 5 मंजिला इमारत है। ठीक है। वही सवाई प्रताप सिंह तुंगा के युद्ध में लड़ते हैं। और किससे लड़ते हैं? तो एक तरफ है कौन? सवाई प्रताप सिंह। और दूसरी तरफ है महादेजी सिंधिया। इस युद्ध के अंदर क्या होता है? सवाई प्रताप सिंह हरा देते हैं। किसको? बस मराठे हार गए। तो जाते जाते धमकी देकर गया। अब सीधी सी बात है, अपने भी लड़ाई होती है, किसी को कूट दिया तो वो कहेगा बस ये साउथ फिल्मों की तरह से जीभ निकाल के कि बस देख लेंगे। महादजी सिंधिया बस ऐसे कह के गया कि देख लेना, आ रहा हूं मैं लौट के। लौट के आया बंदा। कब आया लौट के? अच्छा ये भी ध्यान रखना, फिर कौन सा युद्ध होता है? पाटन का युद्ध होता है। पाटन का युद्ध हुआ कब? 1790 में। दो ही सामने है, कौन है? वही प्रताप सिंह वर्सेज कौन है भाई? सिंधिया। कौन जीत गया इस बार? ये हो गया विजय, ये जीत गया। सारी चीजें हो गई। ये घटनाक्रम चला, सवाई प्रताप सिंह को संधि करनी पड़ी और खूब सारा हर्जाना देना पड़ा। मराठा हमेशा लूटपाट के उद्देश्य से आते थे और लूटपाट करके चले जाते थे। और आप ऐसा कह सकते हो कि मुख्यतः इनको लूटने वाली अपन संज्ञा दे सकते हैं कि लूटने के लिए मुख्यतः आते थे। तो सवाई प्रताप सिंह को संधि करनी पड़ी, हर्जाना देना पड़ा। और इसके बाद ये जो घटनाक्रम हुआ, दो युद्ध हो गए, किसके? सवाई प्रताप सिंह के। इसके बाद जोधपुर के शासक है एक जिनका नाम है भीम सिंह। याद रखना कौन है? भीम सिंह। ये जो भीम सिंह है ये 1791 के अंदर एक लेटर लिखते हैं। किसको लिखते हैं? सवाई प्रताप सिंह को। और संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि आपके साथ हम जैसे और भी शासक युद्ध में लड़े होते तो आज हमारा जो क्षेत्र राजस्थान है वो मराठों से मुक्त होता। कौन सा क्षेत्र? राजस्थान। तो ये इतनी कहानी बताने का मतलब क्या है कि एक शब्द अपने को यहां पर भी देखने को मिलता है। और इसका निष्कर्ष ये है कि भीम सिंह अपने पत्र में उल्लेख करते हैं। कौन से शब्द का उल्लेख करते हैं?
कौन से शब्द का उल्लेख करते हैं? राजस्थान शब्द का उल्लेख करते हैं, याद रहेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, हम क्रम से चलते आ रहे हैं। तो 1791 के अंदर भीम सिंह जो है वो क्या करते हैं भाई? वो एक पत्र लिखते हैं। किसको लिखते हैं? पत्र लिखते हैं। और किसको लिखते हैं बताइए? पत्र लिखते हैं किसको? सवाई प्रताप सिंह को। सवाई प्रताप सिंह को पत्र लिखते हैं। और उस पत्र के अंदर कौन से शब्द का उल्लेख करते हैं? राजस्थान शब्द का उल्लेख करते हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल रिकॉर्डेड बात है, ऑथेंटिक बात है, ध्यान रखना। इससे पहले, थोड़ा सा पहले की मैं बात करूं इससे, तो कोई 1754 के आसपास की और बात है। इससे थोड़ा सा आगे अगर मैं चलूं, अरबी फारसी अनुसंधान संस्थान है एक। कौन सा है? अरबी फारसी अनुसंधान संस्थान। अरबी फारसी कौन सा संस्थान है? अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान कहां पे है ये? ये है कहां पे? टोंक में है। कहां पर है? टोंक में है। अच्छा, ये जो टोंक में है, पहली बात तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक व्यक्ति कालीराम कायस्थ, नाम क्या है? कालीराम कायस्थ। अगले पेज पे चलते हैं अपन, देखें व्यक्ति का नाम क्या है। बिल्कुल, अरबी फारसी, अरबी फारसी अनुसंधान संस्था कहां पर है? टोंक में है। और बात हो रही है कब की? 1754 की बात हो रही है। और अच्छा, टोंक में एक और फेमस अनुसंधान केंद्र है या संस्थान है, बताइए देखे कौन सा? अविका नगर, मालपुरा, टोंक वाला कौन सा है? भेड़ एवं बकरी अनुसंधान केंद्र है। आई बात समझ में? और एक अपन ने पीछे शब्द लिखा है, देखो ये रामसर। जब आपने बकरी नाम लिया तो यहां से मेरे को और शब्द याद आया है कि बकरी चारा अनुसंधान केंद्र। बकरी चारा अनुसंधान केंद्र ये कहां पे है आपके? रामसर अजमेर में है। कहाँ है? और एक रामसर अजमेर से अपन, अजमेर जिले में तबीजी और पड़ता है, तुम लोगों को पता हो तो। और वहां से एक शानदार क्वेश्चन निकल के आता है, कौन सा? बताओ। मसाला नहीं सुना? बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तबीजी अजमेर में, बहुत फेमस है, ध्यान रखना। वहां से भी क्वेश्चन निकलता है। तो अनुसंधान केंद्र आप ध्यान रखना। बाकी देखो, ऊंट अनुसंधान केंद्र सबको याद रहता है, आ जाइए। ऊंट अनुसंधान केंद्र सबको याद है, कहाँ है? बीकानेर में। बीकानेर में कहाँ पे है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है, ठीक है। अच्छा, ऊंटनी के दूध की डेयरी कहाँ पे है? तो जब बीकानेर में ऊंट ही सबसे ज्यादा कहाँ है? बीकानेर में है, तो कहाँ मिलेगी आपको? ठीक है। खजूर और बेर अनुसंधान केंद्र वो भी कहाँ है? बीकानेर में। ऊंटों की देवी अंता देवी वो भी कहाँ पे? बीकानेर में। ऊंटों के जो खाल पर एक कला है, कौन सी? उसका कला, वो भी कहाँ पे है? बीकानेर में। सारे ऊंट से संबंधित प्रश्न कहाँ के हैं? बीकानेर के। एक ऊंट के खाल की कुम्पी बनाते थे पानी को ठंडा रखने के लिए, चमड़े की, कहाँ की फेमस? बीकानेर की। बाकी बादले कहाँ के? जोधपुर के, वो भी पानी के लिए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ऊंटों का मेला, ऊंटों का मेला पुष्कर अजमेर को कहा जाता है बस। तो ऊंट एक अलग मेला लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? पुष्कर में। बाकी सब ऊंट कहाँ है? मतलब ऊंटों से संबंधित प्रश्न है। कहाँ से? बीकानेर से। तो ध्यान रखना आपको, मैंने आपको ऊंट का अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र, उष्ट्र शब्द भी आता है ऊंट के लिए, ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद एक कौन सा आ गया अपने? रामसर वाला। एक मैंने तबीजी बताया आपको, और एक पहले कौन सा आया? अविका नगर टोंक वाला, और एक अरबी फारसी अनुसंधान। याद रहेगा, तीन चार आपको ये यहीं पे याद हो जाने चाहिए। अब देखिए,
ये अनुसंधान संस्थान जो है यहां से एक पुस्तक लिखवाई, और पुस्तक लिखवाई किसने? अब यहां ध्यान रखना, इस संस्थान में कालीराम कायस्थ, क्या नाम है भाई? कालीराम कायस्थ ने एक ग्रंथ, या आप कहें कि क्या लिखी, पुस्तक लिखी, जिसमें राजस्थान, स्थान नहीं, राजस्थान शब्द का उपयोग किया या उल्लेख किया। ध्यान रखना, एक अपने को राजस्थान शब्द यहां पर देखने को मिलता है। अरबी फारसी अनुसंधान संस्थान टोंक, यहाँ पे एक पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक का नाम क्या है? सॉरी, उस व्यक्ति का नाम क्या है? कालीराम कायस्थ, उन्होंने लिखी, और उसमें कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है अपने को? राजस्थान। राजस्थान ये एग्जैक्ट शब्द है, आपको ध्यान रखना है, इसका उल्लेख अपने को वहां पर देखने को मिलता है। चलिए, ये बात हो गई। अच्छा, ये जो लिखा है इन्होंने ग्रंथ, वो सवाई प्रताप सिंह की आज्ञा से ही लिखा है, ध्यान रखना, सवाई प्रताप सिंह की आज्ञा से लिखा। ये बातें हो गई, हम पहुंच गए हैं लगभग 1790 के पार पहुंच गए हैं। अब 1790 के बाद अपन पहुंचेंगे 1800 पे। 1800 पे, अच्छा, 1800 पहुंचते पहुंचते आपको एक चीज याद आएगी कि भाई कोई जॉर्ज थॉमस था, है ना? वो एक क्या लिखता है? विलियम फ्रैंकलिन लिखता है। किसके ऊपर लिखता है? जॉर्ज थॉमस। नाम देते हैं द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री का मतलब सेना, मेमोर्स का मतलब उससे संबंधित, मेमोरी से बना है मेमोरी शब्द। अच्छा, जॉर्ज थॉमस कौन था? यहाँ क्या लेने आया था? वो एक सैनिक अभियान पे आया था। किसके ऊपर आया था? सैनिक अभियान के ऊपर आया था। और सैनिक अभियान से आते ही वो सवाई प्रताप सिंह जो है, उनके साथ क्या होता है? उनका कोई छोटा मोटा युद्ध होता है, और वो फिर क्या करते हैं? इसका उल्लेख अपने को किस में देखने को मिलता है? द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उसमें लिखते कौन है? विलियम फ्रैंकलिन। कब प्रकाशित होती है? 1805 में प्रकाशित होती है। लेकिन ये जो शब्द है प्रकाशित होती है, लेकिन 1800 में उन्होंने क्या कर दिया था? लिख दिया था। तो 1800 के अंदर इस पुस्तक के अंदर किसका उल्लेख मिलता है अपने को? राजपूताना जो शब्द है उसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। कौन से शब्द का? राजपूताना शब्द का अपने को उल्लेख मिलता है विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक में। अच्छा, इससे आगे अपन और चले तो अपन देखेंगे अब घोड़े वाले बाबा जो है वो सबसे पहले भीलवाड़ा में आए। भीलवाड़ा में आए ना, उदयपुर रियासत में उनकी नियुक्ति हुई, ये भी आप लोगों को पता है। अच्छा, भीलवाड़ा आए, कोई यति ज्ञानचंद नामक व्यक्ति जो है, उन्होंने उनको घोड़े वाले बाबा ने क्या बनाया? अपना गुरु बनाया। यति ज्ञानचंद, क्या? यति ज्ञानचंद, उनको अपना क्या बनाया? गुरु। और उन्होंने जो पुस्तक लिखी, कौन सी पुस्तक लिखी भाई? द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। राजस्थान नहीं, कौन सी? अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये उसका क्या है भाई? दूसरा नाम है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है वो भी किसके बारे में लिखते हैं भाई? राजस्थान के बारे में लिखते हैं। कौन लिखते हैं? कर्नल जेम्स टोड। ये ध्यान रखना। तो अपन आगे 1829 तक पहुंचेंगे तो अपन जॉर्ज थॉमस वाली, ये सॉरी, कर्नल जेम्स टोड वाली बातें अपने को ध्यान रखना है कि ये ऐसे ऐसे करके ये शब्द आया। अब 1829 के बाद क्या होगा? 1829 के बाद जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे तो अपन देखेंगे कि भारत में कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को। कौन सा मिशन आता है? कैबिनेट मिशन।
वो कैबिनेट मिशन आता है, 3 सदस्यीय मिशन होता है, संविधान सभा की क्या करता है, घोषणा करता है और कहता है कि संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, 389। याद है आपको? ये सारे दौर चले। तो ये दौर चले तो भारत में 565 रियासतों के आसपास थी। एक रियासती विभाग बनाया गया जिसके अध्यक्ष किसको बनाए गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सचिव किसको बनाया गया, वीपी मेनन को। ठीक बात है। तो उस समय तक अपन ये देखते हैं तो राजस्थान का भी एकीकरण शुरू हुआ, 18 मार्च से शुरू हुआ। 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ। पहले चरण में कोई बात नहीं, मत्स्य संघ नाम रख दिया। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने सजेस्ट किया कि इसका नाम क्या रखो। अब ये मत्स्य रखने का भी कारण है, जिस समय अंगुत्तर निकाय में 16 जनपद, अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 जनपदों की अपने को क्या मिलती है, जानकारी। और उस समय मत्स्य जनपद हुआ करता था जिसकी राजधानी कौन सी थी, विराट। और विराट में प्रमुख जगह थी बैराट, जो कहां पे अभी, जयपुर। तो उन्होंने कहा कि उस समय से आप ध्यान रखो कि मत्स्य प्रदेश ये राजस्थान के कुछ भाग में आता था, तो अपन क्या करते हैं, इसका नाम भी मत्स्य संघ रख देते हैं। ये सोच किसकी थी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की थी, के.एम. मुंशी की। आ गई बात। अच्छा, अब सेकंड चरण आता है। उसमें पहली बार कौन से शब्द का प्रयोग होता है, राजस्थान शब्द का प्रयोग अपने को देखने को मिलता है, क्योंकि राजस्थान संघ संघ जो शब्द है वो काम में लेते हैं। और उस समय अपने को एकीकरण के दौरान सर्वप्रथम कौन सा शब्द मिलता है, कौन सा शब्द मिलता है, राजस्थान। तो कुछ बातें आपके एज इट इज क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, यहां से ये वाली बात आपके समझ में आ गई कि यहां पर भी क्या हुआ भाई, राजस्थान जो शब्द है, राजस्थान वो शब्द अपने को देखने को मिला। क्लियर है, आगे चले। इसके बाद आप ध्यान रखना। अच्छा, व्यक्ति का नाम क्या है, विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन। ये जो विलियम फ्रैंकलिन है, इन्होंने क्या लिखी, पुस्तक लिखी। कौन सी भाई, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये इनकी क्या है, पुस्तक है। इस पुस्तक के अंदर कौन सा शब्द, इसके अंदर अपने को राजपूताना जो शब्द है उसका उल्लेख कहें या प्रयोग जो है वो किया गया है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, ये जो विलियम फ्रैंकलिन जो पुस्तक लिखते हैं ये कब प्रकाशित होती है, 1805 के अंदर क्या होती है, प्रकाशित होती है। ये ध्यान रखना। और 1800 में अपने को इस शब्द का प्रयोग देखने को मिलता। 1800 में लिखी तब जाके 1805 में क्या हुई। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपने को एक शब्द देखने को मिलता है, राजपूताना। कौन सा शब्द है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके आगे अपन किसकी बात करेंगे, कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड जो है, जिनको अपन कौन से बाबा कहते हैं भाई, घोड़े वाले बाबा। क्यों घोड़े वाले बाबा क्यों कहते हैं उनको, क्यों, पहले परिवहन के साधन क्या हुआ करते थे, अरे परिवहन के साधन, परिवहन का मतलब किसी व्यक्ति वस्तु या सामान को एक स्थान से पहुंचाना, लाना या ले जाना। जैसे संचार के साधन पहले कौन से होते थे, हाँ, जा कबूतर जा, किसका, संचार का ही तो था। अच्छा, बाहुबली फिल्म देखी है, वो जैसे ही देव आने वाले उस किले में होता है तो वो एक आके बैठता है उसके हाथ पे तुरंत। हाँ हाँ, मतलब पक्षियों को किसके काम में लेते थे, संचार के। तो भाई जैसे जैसे, ऐसे तो कवि महाकवि कालिदास है अभिज्ञान शाकुंतलम उन्होंने लिखा है नाटक, उसके बाद उन्होंने मेघदूतम को लिखा है ना। मेघदूत में वो कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि
जैसे बादल एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ ही पलों में पहुंचते हैं, वैसे क्या होगा, संदेश भी पहुंचेगा। वो दो राज है। बादलों की गति से क्या होते हैं संदेश, एक जगह से। मेघ का मतलब बादल, दूध का मतलब क्या होता है, संदेश ले जाने वाला। समझे बात को। तो पहले भाई यही साधन होते थे, अब आपको ये तो है नहीं। ट्रेन तो 1853 में आई, आप लोगों को पता है ना। और भारत में आई 1853 में, 1925 में इंग्लैंड में चालू हुई थी, है ना। डर्लिंग टनर आप ऐसा सुनते हैं, 53 अप्रैल 1853 में भारत में सुनते हैं अपन, है ना। तो भाई राजस्थान में आई है तो भी बाद ही आई है, सब जगह ट्रैक बिछाए नहीं गए थे, ध्यान रखना। तो घोड़ा लेकर क्या हुए, राजस्थान घूमे। या तो घोड़े पे जाओ राजस्थान में घूमना है तो, या फिर किस पे जाओ, ऊंट पे जाओ। बाकी जानवर के तो पैर इतने इतने क्या हो जाएंगे, धस जाएंगे। तो कर्नल जेम्स टोड ने यह भी कहा कि अगर रेगिस्तान में चलना है तो रेगिस्तान का जहाज लेना पड़ेगा। और रेगिस्तान का जहाज कौन सा है, तो रेगिस्तान को या ऊंट को रेगिस्तान के जहाज की जो संज्ञा दी है वो किसने दी है, जेम्स टोड ने। समझे बात को। तो घोड़े पर बैठकर ज्यादातर राजस्थान घूमे। घोड़े के पैर भी धंसते नहीं है ज्यादा मिट्टी में, ध्यान रखना। कहीं फिल्मों वगैरह में देखा होगा मिट्टी पे घोड़े को दौड़ते हुए, दौड़ लेता है ना, तो ध्यान रखना। तो ये बात है, तो वो घोड़ा लेकर घूमे थे, इसलिए उनको सब लोग क्या कहते थे, घोड़े वाले बाबा। बहुत बढ़िया, घोड़े वाले बाबा। तो घोड़े वाले बाबा का मतलब, घोड़े वाले बाबा। नाम नहीं जानते हैं तो हम अक्सर संज्ञा देते हैं, दाढ़ी वाले दादा, चोटी वाले, जो भी है, ऐसा कोई ना कोई। तो घोड़े वाले बाबा यानी कि कौन, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड 1829, याद रहेगा। 1829। क्या लिखूं पुस्तक का नाम, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक के अंदर भी अपने को राजपूताना या इस क्षेत्र के लिए ये शब्द अपने को देखने को मिलता है। अच्छा ये भी ध्यान रखना आप, इन्होंने इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है द सेंट्रल, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ, क्या लिखोगे भाई, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में, यही है, सीधी सी बात है। तो क्या होगा, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, ये इस पुस्तक का क्या है, दूसरा नाम है। अच्छा आप कहोगे कि ऐसे कैसे, ये नाम कैसे आ गया, तो कैसे आ गया भाई ये नाम, बहुत सिंपल है। नाम आने के पीछे की कहानी, अपन क्या करते हैं इंडिया को कुछ इस तरीके से, ये कुछ ऐसे AK-47 से एक स्ट्रक्चर बनती है इधर पूर्वोत्तर की तरफ। ये बात करें अपन, सेंट्रल कौन सा है, ये सेंट्रल, ठीक है। सेंट्रल के बाद दूसरा क्या है, लो भाई, ये क्या है, वेस्टर्न। ये सेंट्रल है, ये क्या है, अच्छा केवल राजपूत यही थोड़ी थे, मध्य प्रदेश और इनके आसपास में भी मालवा वगैरह और वो अपन पढ़ते हैं। तो उस क्षेत्र को शामिल करते हुए कहते हैं कि द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये आप ध्यान रखना, इस तरीके से नाम आए। आई बात समझ में। और ये बात हम कर रहे हैं किसकी, कर्नल, कर्नल जेम्स टोड की बात कर रहे हैं।
याद रहेगा। अब ये पुस्तक तो इन्होंने लिख दी, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ध्यान रखो कि भाई इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद भी हुआ है। इस पुस्तक का क्या हुआ है? हिंदी अनुवाद हुआ। इस पुस्तक का हुआ क्या हुआ? इस पुस्तक का हुआ हिंदी अनुवाद। क्या हुआ? इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद हुआ। हिंदी अनुवाद किया किसने? अपन कोई ओझा जी पढ़ते हैं। कौन से? हीराचंद गौरीशंकर ओझा। क्या क्या नाम है भाई? हीराचंद गौरीशंकर ओझा। गौरीशंकर ओझा। और इसके अलावा आप ध्यान रखना, एक व्यक्ति है जिनका नाम है बलदेव मिश्र। कौन? इन दोनों ने पहले, ये ध्यान रखेंगे, इसका हिंदी अनुवाद हुआ। किसने किया? हीराचंद गौरीशंकर ओझा। इन्होंने अलग किया है और बलदेव जी ने अलग किया, मतलब दोनों ने क्या किया? इसका हिंदी अनुवाद किया है। याद रहेगा। हीराचंद, ये जो ओझा जी हैं, इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध रहा है कहां से? इनका संबंध रहा है कहां से? कहां से रहा है भाई? इनका संबंध रहा है कहां से? सिरोही दरबार से इनका संबंध रहा है। याद रहेगा, ध्यान रखना। कर्नल जेम्स टोड जो है, इन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। अपने को किसकी जानकारी मिलती है? राजस्थान का जानकारी मिलती है। तो आधुनिक राजस्थान के इतिहासकार हम किसको कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। किसको कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड। क्या कहते हैं? आधुनिक राजस्थान के आधुनिक इतिहास के जनक किसको कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। याद रहेगा क्या ये बात? राजस्थान के आधुनिक इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड। इनकी तो ऑथेंटिक बुक वगैरह मिलती है अपने को मार्केट में राजस्थान के इतिहास से। इसके अलावा अपने को डॉक्टर दशरथ शर्मा की भी देखने को मिलती है ना। तो ये भी राजस्थान के क्या है? इतिहासकार है। लेकिन अपन इतिहास का जनक किसको कहते हैं? राजस्थान के। वैसे तो इतिहास का जनक हेरोडोटस है ना। राजस्थान के लिए आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के आधुनिक इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जब मैंने आपको उल्लेख किया, जिक्र किया, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सबसे पहले आए कहाँ पे थे? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जो है कहाँ आए सर्वप्रथम? सर्वप्रथम भीलवाड़ा। कहाँ पे? भीलवाड़ा आए। गुरु का नाम क्या है? यति ज्ञानचंद। कौन से चंद है? यति ज्ञानचंद गुरु है। और पुस्तक भेंट की, ध्यान रखना, ये पुस्तक जो है वो किसको भेंट की थी कर्नल जेम्स टोड ने? अपने गुरु, जिनका नाम क्या है? यति ज्ञानचंद। याद रहेगा, ध्यान रखना। बहुत घूमे थे कर्नल जेम्स टोड, और राजस्थान के बारे में इन्होंने क्या लिखा? खूब सारा लिखा है। बहुत सारी बातें इन्होंने राजस्थान के बारे में बताई है। इसलिए हम आज भी कर्नल जेम्स टोड के बारे में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह पढ़ते हैं। आप राजस्थान का कोई टॉपिक पढ़ो, आपको कहीं ना कहीं किसका जिक्र मिल जाएगा? कर्नल जेम्स टोड का। ध्यान रखना। अच्छा, टोडगढ़ भी कोई सुना है क्या आप लोगों ने? सुना है? कहाँ पे है? अच्छा, अब ब्यावर हो गया, पहले कहाँ था? अजमेर में। देखो आजकल क्वेश्चन जैसे इसमें पूछे अपने को, जो भी ग्रेड 3 के एग्जाम हुए हैं,
नए वाले जिलों से कोई क्वेश्चन, है ना? अगर कोई क्वेश्चन आया तो उसका जिला भी कौन सा दिया था? पुराना। जैसे पर्वत सर पशु मेले का कोई उल्लेख अभी पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन दे रखा था नागौर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने को पुराने वाले भी ध्यान रखना है, और नया कोई टूट के बना है उसमें कोई क्षेत्र आया तो भी ध्यान रखना है। तो इसका मतलब दोनों चीजें अपने को क्या करनी पड़ेगी? साथ लेकर चलनी पड़ेगी, तब अपने का कोई क्वेश्चन है वो सही होगा। तो अब आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं बात करता हूं किसकी भाई? कौन से करण की? एकीकरण की। सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर नहीं होते तो एकीकरण संभव था क्या? एकीकरण संभव नहीं था। बहुत बड़ी भूमिका थी। 565 रियासतों को एक जगह पर लाना बहुत बड़ी चुनौती थी। और सबसे ज्यादा आपने ये भी पढ़ा होगा कि ऑपरेशन पोलो हैदराबाद, जो उस समय की सबसे पावरफुल बड़ी रियासत थी, ऑपरेशन पोलो चलाया 1948 में। अभी हम देखेंगे कि उस ऑपरेशन पोलो का बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था, क्योंकि जो छोटी मोटी रियासतें नाटक कर रही थी उनके समझ में आ गया कि भाई क्या होना पड़ेगा, मिलना तो पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो ऐसा मान लो कि वो एक शक्ति प्रदर्शन था सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओर से। तो आपको ध्यान रखना है, यहां हम एकीकरण की बात करेंगे। एकीकरण की बात करेंगे तो कौन सा विभाग आएगा भाई? रियासती विभाग। रियासती विभाग। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष है सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक कोई बारदोली जगह है गुजरात के अंदर, वहां पे कोई आंदोलन हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां पर भाग लेते हैं और शानदार नेतृत्व करते हैं। तब गुजरात की महिलाएं उनको किसकी उपाधि देती है? सरदार की उपाधि देती है, ध्यान रखें। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया। द आयरन मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा इनको दी जाती है। चलो, ये बात हो गई। ये तो थे अध्यक्ष। और सचिव कौन? कौन? वीपी मेनन। ठीक है। अच्छा, ये भी आप ध्यान रखो कि भाई ये जो वीपी मेनन सचिव का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिए, अध्यक्ष बहुत सारी जगह पूछ लिया गया है। अच्छा, इस समय ये जो स्थिति थी तो राजस्थान में क्या था भाई? राजस्थान में इस समय क्या था? राजस्थान में था 19, तो क्या थी? 19 रियासतें। 3 क्या थे? ठिकाने। और एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक बात है। 19 रियासतें तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन ठिकाने तो पूछ ही सकता हूँ। 3 ही नाम ले में, लावा, कुशलगढ़ और निमराना। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अजमेर, मेरवाड़ा। मेरवाड़ा की पहाड़ियां, अजमेर पाली के आसपास की जो पहाड़ियां कौन सी है? मेरवाड़ा की है। आई बात समझ में? अच्छा, राजपूत प्रेसिडेंसी आपने नाम सुना होगा। मुख्यालय हुआ करता था 1832 के आसपास स्थापित। 2 जगह अमाउंट, हाँ। तो ये क्या है, सर्दी गर्मी में अलग अलग जगह बदलते थे कि गर्मी में अपन कहाँ चलो, माउंट आबू, कहाँ आ जाओ सर्दी में। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक यूटी हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, एक जानकारी आप ये भी रखो कि अगर आप संविधान सभा पढ़ोगे तब आप देखोगे कि राजस्थान से संविधान सभा में 12 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 12 में से 11 सदस्य मनोनीत थे। कितने सदस्य? 11। एक सदस्य जो था वो निर्वाचित था, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव, वो क्या था? निर्वाचित था। क्यों? क्योंकि वो कौन से प्रदेश से था? वो रियासत से नहीं था, वो केंद्र शासित एबीसीडी 4 केंद्र शासित प्रदेश संविधान सभा में पढ़ते हैं। अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान पाकिस्तान, पूर्व कर्नाटक और डी दिल्ली। ठीक बात है, ध्यान रखना। तो ये 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। आगे बात समझ में? चलिए,
अब इस दौरान क्या हुआ, एकीकरण का कौन सा चरण आया भाई? दूसरा चरण। इस दूसरे चरण के अंदर अपने को कौन सा शब्द, कौन सा शब्द भाई? राजस्थान शब्द जो है, संघ की बात नहीं करेंगे भाई, उसमें दूसरे चरण को नाम दिया गया था, है ना? तो राजस्थान शब्द का प्रयोग होता है या क्या होता है, उपयोग होता है। बाकी एकीकरण आपको हिस्ट्री वाले सर बहुत अच्छे से समझा देंगे। बाकी आपको ये ध्यान रखना है, पहला 18 तारीख को हुआ, ठीक है, दूसरा 25 तारीख को हुआ, 25 मार्च 1948, ठीक बात है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें अपने को राजस्थान शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, 31 तारीख, 31 अक्टूबर उनकी जयंती होती है। कब होती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आती है। वो जयंती कब आती है भाई? 31 अक्टूबर। एक बात आपको मैं याद दिलाना चाहूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जब गृह मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उनका मानना था कि जो जम्मू कश्मीर है उसमें किसी प्रकार की कोई धारा या विशेष दर्जा नहीं होना चाहिए था। उनका ये था कि धारा वगैरह 370 ये कुछ नहीं होना चाहिए, भारत का क्या होना चाहिए, अभिन्न अंग होना चाहिए, सोच उनकी थी। जब बीजेपी की सरकार बनी 2014 से 2019 में, आपको पता है जम्मू कश्मीर से क्या हटा दिया? अगस्त में हटा दी थी, लेकिन इसको लागू 31 अक्टूबर से किया। कब से लागू किया? बात को समझे? हाँ, पटेल जी की जयंती पर, या मान लो कि उनकी जो सोच थी उसको साकार करने के लिए उन्हें इसको कब लागू किया? 31 अक्टूबर को लागू किया। तो एक ही बात यार ध्यान रखना। तो 31 अक्टूबर को उन्होंने ये सारा सिस्टम किया था। अब ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भारतीय संविधान का कोई अनुच्छेद एक है, क्या भाई? अनुच्छेद एक क्या कहता है? अनुच्छेद एक, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत, भारत राज्यों का, भारत राज्यों का क्या होगा भाई? भारत राज्यों का संघ होगा। सही बात है। और भारत राज्यों का क्या है? संघ ही है। अब जब आर्टिकल एक लिखा जा रहा था, तो पहले राज्य का नाम तो होना ही चाहिए ना। राज्यों का संघ, कितने राज्य, कौन सा राज्य, यही तो होना चाहिए। तो आप ध्यान रखना, आर्टिकल एक में राजस्थान शब्द जो है वो लिखा गया, ध्यान रखना। भारत राज्यों का संघ होगा, और इसके लिए अपने को ये भी पता होना चाहिए भी कौन सा राज्य, है ना? तो उस समय आर्टिकल एक में क्या लिखा गया? राजस्थान शब्द है वो भी लिखा गया। आर्टिकल एक क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा ध्यान रखना, अपन जब क्या पढ़ते हैं कि 395 अनुच्छेद थे, और 8 अनुसूची और 22 क्या थे? भाग थे। सही बात है। बाद में अनुसूचियां कितनी हो गई? 12 हो गई। आज तो अनुच्छेद भी 495 के आसपास से ऊपर निकल गए हैं, जो भी है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची में किसका उल्लेख है? हाँ, संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। याद रहेगा ना? वहां पे भी अपन देखते हैं कि पहली अनुसूची में अपने को राजस्थान शब्द तो मिलेगा ही मिलेगा, सीधी सी बात है। तो आर्टिकल एक में राजस्थान शब्द है, उसका उल्लेख अपने को मिलता है। भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। और भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का, बात को समझे? मतलब राज्यों का विनाश किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, बढ़ाए जा सकते हैं, दो को मिलाया जा सकता है, राज्य तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है, ऐसी स्थितियां हो सकती है। लेकिन भारत जो है वो किसी भी प्रकार से विनाशी प्रकृति नहीं है। तो भारत राज्यों का संघ है, लेकिन कैसा संघ है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। याद रहेगा क्या? विनाशी राज्यों का, बहुत बढ़िया। तो भारत राज्यों का संघ होगा, और इसका मतलब भारत में संघात्मक शासन है। कैसा शासन व्यवस्था? संघात्मक शासन व्यवस्था जो है वो भारत के अंदर है। याद रहेगा। चलिए, अब अपन बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। जब भारत का संविधान लागू हो गया, कब हुआ? भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ये तो डेट याद होनी चाहिए भाई।
2-4 दिनों में हम मनाने वाले हैं। कौन सा दिवस मनाने वाले हैं? गणतंत्र दिवस मनाने वाले हैं। तो गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि सर इस टाइम अपना संविधान क्या हुआ भाई, विधिवत रूप से लागू हो गया था। ऐसे तो हम 29 तारीख भी पढ़ते हैं, 26 नवंबर भी पढ़ते हैं कि कुछ अनुच्छेद उस समय भी लागू हो गए थे। सही बात है। चलो देखो इधर, तो राज्य पुनर्गठन जो आयोग, मतलब ये आयोग जब बना तो इसको कुछ स्वतंत्रता दी गई कि आप ये देखो कि ये सारी चीजें जो अभी चल रही है इनको कैसे ठीक कर सकते हैं, या आप किसी राज्य में जोड़ तोड़ करना है, किसी क्षेत्र को मिलाना है, तो आप क्या करें, इसको पहले अध्ययन करें इसका अच्छी तरीके से, कैसे किया जा सकता है, कैसे करना है। तो फिर ये स्वतंत्रता किसको दी भाई? राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना उसको दी गई। इसको फजल अली आयोग भी कहते हैं। कौन सा आयोग कहते हैं? फजल अली। बहुत बढ़िया। इसको कहते हैं अपन फजल अली आयोग। फजल अली आयोग याद रहेगा क्या? क्यों? अध्यक्ष कौन है? न्यायाधीश कौन? फजल अली इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। चलो, ये जो है इसने अध्यक्ष तो कौन हो गए? अध्यक्ष फजल अली। इसके अलावा दो सदस्य थे इनके अलावा, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिकर। हृदयनाथ और कौन? पणिकर साहब, कुंजरू जी और कौन? फजल अली। ये भी ध्यान रखना कितने सदस्य थे? तीन। तीनों के नाम आपको वर्बली याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं? फजल अली, हरजयनाथ कुंजरू और के एम पणिकर। अब देखो, यहां हमने ये पढ़ा कि ये सारी चीजें जो चलती आ रही है लगातार, ऐसे ऐसे राजस्थान शब्द अब ऑथेंटिक हो गया एकदम, संविधान में भी राजस्थान शब्द लिख दिया गया। इसके बाद की बात है कि फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1953 के अंदर क्या होता है, इसका गठन किया जाता है। कब किया जाता है? 1953 में इसका गठन होता है। इसको स्वतंत्रताएं दी गई। तो पहला अपने को ये चीज देखने को मिलती है कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य का दर्जा मिला। याद रहेगा? अच्छा, उससे आगे की अपन बात करें तो राजस्थान जो है वो बी श्रेणी का राज्य था। कौन सी श्रेणी का था? तो संविधान में ये लिखा गया कि भारत में जो राज्य हैं उन राज्यों को ए, बी, सी और डी, 4 श्रेणियों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। जिसमें राजस्थान कौन सी श्रेणी का था? बी श्रेणी का। और सी श्रेणी का किसको रखा गया? केंद्र शासित प्रदेश अजमेर को। अभी केंद्र शासित प्रदेश अलग है। इसके अलावा माउंट आबू अलग है, अभी उसका एकीकरण नहीं हुआ है। सुनेल टप्पा नामक जगह है एक, है ना, झालावाड़ के पास पड़ती थी, वो अभी अलग है। सिरोंज क्षेत्र वो भी अलग चल रहा है, इनका एकीकरण नहीं हुआ था। अच्छा, माउंट आबू जो था वो मुंबई के अंडर में आता था उस समय, तो गुजरात था नहीं, मुंबई के अंडर में आता था। गुजरात शायद 1960-61 के आसपास जो है। तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो भाई आयोग जो फजल अली आयोग है, इन्होंने सिफारिश की एक तो आंध्र प्रदेश को क्या किया जाए, भाषा के आधार पर राज्य का दर्जा दे दिया जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि आपने ये संविधान में लिखा है कि राज्य ए बी सी डी 4 श्रेणियों के होंगे, आप इसको क्या करो, समाप्त करो। मतलब राज्यों की क्या करनी है? श्रेणियां समाप्त करनी है। क्योंकि अभी मैं ये कह रहा हूं कि अपने को ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि उस समय राजस्थान जो है वो कौन सी श्रेणी का राज्य था? 20। ए श्रेणी का मतलब है वे राज्य जो अंग्रेजों के अधिकार में थे और सीधे भारत सरकार को सौंप दिए गए। समझे बात को? दूसरा, बी श्रेणी के राज्य का मतलब जो रियासतें थी जो अंग्रेजों के साथ सहायक संधि से जुड़ी हुई थी। किसके जुड़ी हुई थी? सहायक संधियों के द्वारा जुड़ी गई थी। वो कौन सी श्रेणी में रखी गई? बी। और सी में केंद्र शासित प्रदेश रखे, और डी में अन्य जो छोटे मोटे क्षेत्र है उनको रख दिया गया। तो कितनी श्रेणियां बनाई? 4। याद रहेगा?
4 श्रेणियां कि इन श्रेणियों को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, राजस्थान कौन सी श्रेणी का था, बी का, और अजमेर कौन सी श्रेणी का था, सी श्रेणी का। तो ये आयोग ने दूसरी सिफारिश की। तीसरी सिफारिश ये आयोग करता है कि आप ये जो अजमेर अलग पड़ा है, माउंट आबू अलग है, सुनेल टप्पा, सिरोंज, ऐसे भारत में और भी क्षेत्र पड़े हैं। अगर आप इनको समय रहते विलय नहीं करोगे तो कल को ये कहेंगे कि हम तो अलग ही रहेंगे, या हमें स्वतंत्र राज्य बनाओ, या फिर हमें क्या रखो, स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश रखो। तो दूसरा उन्होंने ये किया। तो इस आयोग की सिफारिश के आधार पर ही आप देखते हैं 1 नवंबर 1956 को, है ना, माउंट आबू, अजमेर, सुनेल टप्पा राजस्थान में, झालावाड़ और सिरोंज क्षेत्र किसको दे दिया, मध्य प्रदेश को। और ऐसे करके 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो अपने सामने आता है। कब आता है, 1 नवंबर 1956। अच्छा, एक मजेदार बात यह भी है कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। इधर अपने जैसे ही सिरोंज क्षेत्र किसको दिया, मध्य प्रदेश को, उसका भी एकीकरण पूरा हो गया। मत मतलब वो भी क्या हो गया, अपने अस्तित्व में आ गया। ध्यान रखना। तो ये फजल अली आयोग है और इसके अध्यक्ष कौन है भाई, फजल अली है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, सदस्य हृदयनाथ कुंजरू, और तीसरे कौन है, के एम पणिकर। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये जो सिफारिशें हुई है, राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य था, राजस्थान कौन सी श्रेणी का, बी श्रेणी का, बी श्रेणी का राज्य। और अजमेर जो था वो कौन सी श्रेणी का था, सी श्रेणी में किसको रखा गया, सी श्रेणी का दर्जा किसको था, अजमेर को था। ये ध्यान रखना है। तो राजस्थान उस समय अपने संविधान के अंदर 4 श्रेणियां बनाई हुई थी। उन 4 श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी में था, बी श्रेणी के अंदर था। सी श्रेणी में कौन था, अजमेर था। मुकुट बिहारी लाल भार्गव नाम याद रहेगा ना, संविधान सभा में ऐसे व्यक्ति हैं जो राजस्थान से निर्वाचित है। बाकी सब क्या है, टोटल 12 थे, 12 में से 11 मनोनीत थे, एक निर्वाचित था। और निर्वाचित कौन था, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये बात आपको ध्यान रखनी है, समझे आपको, क्योंकि यूटी सीधा किसके अंडर में आता था, वह अंग्रेजों के सीधा अंडर में था। तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 19 रियासतों में राजस्थान बंटा हुआ था। इसलिए जो रियासतें थी जो सहायक संधियों से जुड़ी हुई थी, उसको कौन सी श्रेणी में रखा गया, उसको रखा गया कौन सी श्रेणी में, बी श्रेणी के अंदर रखा गया। याद रहेगा, बहुत बढ़िया। आगे देखो, इसके बाद की बात करते हैं अपन कि अब अपन चलते हैं सीधा कब, 1 नवंबर 1956। और अपन बात कर रहे थे राज्य पुनर्गठन आयोग की। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1955 में अपनी सिफारिशें देता है। और जो फजल अली आयोग है, उस फजल अली आयोग की क्या सिफारिशें रही हैं, फजल अली आयोग, इसकी जो सिफारिशें रही हैं, उस सिफारिश में आपको ध्यान रखना है क्या क्या चीजें हैं। नंबर 1 बात, कौन सी श्रेणियां समाप्त करनी है, बिल्कुल, संविधान में उल्लेखित उल्लेखित किसकी श्रेणियां, राज्यों की श्रेणियों को क्या किया जाए, श्रेणियों को समाप्त किया जाए। ये सिफारिश थी, ध्यान रखना। दूसरा, राजस्थान के लिए और क्या, कौन कौन सी जगह भाई, अजमेर, मेरवाड़ा, और कौन सी, माउंट आबू, और कौन सा, सिरोंज, और कौन सा, सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा। वह अन्य क्षेत्रों का क्या किया जाए, अन्य क्षेत्रों का
विलय किया जाए। ऐसी सिफारिश थी। एक आपको पता हो तो क्या थी? आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को कौन सा भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर किसका दर्जा? राज्य का दर्जा। ये सारी चीजें जो है वो कब की बात है? फजल अली आयोग। ये दोनों डायरेक्ट किससे रिलेटेड है भाई? राजस्थान से संबंधित है, ध्यान रखना है। तो ऐसा उस समय हुआ, और ऐसा होते होते बात कब की आती है? 1 नवंबर 1956। कौन सा एकीकरण का चरण पूरा हुआ? एकीकरण का 7वां चरण क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है भाई। कौन सा चरण? 7वां चरण। 7वां चरण का मतलब कौन सा चरण है? अंतिम चरण। अच्छा, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया, अस्तित्व में। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल जो, ये भी पढ़ते हैं आप, पहले राज प्रमुख हुआ करते थे, फिर क्या हो गए? राज्यपाल। ठीक है। और पहले राज्यपाल कौन बने थे राजस्थान के? गुरुमुख निहाल सिंह, जिनका कार्यकाल राजस्थान में सबसे ज्यादा रहा। ऐसे दरबारा सिंह राजस्थान के राज्यपाल रहे जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा। याद रहेगा, सबसे ज्यादा कार्यकाल जिनका है। वैसे भारत में जो पहले बने हैं उनका कार्यकाल, जैसे भारत के सबसे सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जो पहले पहले बने हैं, सीधी सी बात है, उनका लगभग ज्यादा ही रहा है, ध्यान रखना। तो अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1956 को ही आप पढ़ते हैं तो 7वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 7वां। याद रहेगा क्या? देखो, कौन सा संविधान संशोधन, ये भी याद रखना, 7वां संविधान संशोधन। और किसकी सिफारिश पर होता है ये संशोधन? अरे किस, हाँ, फजल अली आयोग की। तो ये भी ध्यान रखना है कि फजल अली आयोग की सिफारिश पर ही क्या होता है? ये संविधान संशोधन होता है। और इसमें क्या बातें बातें मुख्य रहती है? एक तो राज्यपाल जो पद है वो अस्तित्व में आ जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा ये भी प्रावधान होता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल बनाया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। ये भी प्रावधान जो था वो किसमें था? 7वें संविधान संशोधन 1956 की बात है। तो देखो, 1 नवंबर 1956, 7वां संविधान संशोधन, राजस्थान का क्या कंप्लीट हो गया? एकीकरण जो है वो पूरा हो गया। तो ये आपको विशेषता ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें जो हुई है वो कब हुई है? 1 नवंबर। अच्छा, 1 नवंबर 1956 को ये जो है सुनील टप्पा झालावाड़ के अंदर, और सिरोंज किसको दे दिया गया? एमपी को। बाकी जो दोनों क्षेत्र उनका विलय भी किसमें कर लिया गया? राजस्थान में कर लिया गया। इस तरीके से राजस्थान जो है वो वर्तमान स्वरूप में आता है, जिसका कितना क्षेत्रफल है? 3,42,269 वर्ग किलोमीटर है। ये जो क्षेत्रफल अस्तित्व में आता है, ये क्षेत्रफल कब अस्तित्व में आता है? 1 नवंबर 1956। 7वां संविधान संशोधन होता है वो भी कब होता है? 1 नवंबर 1956। और राजस्थान में राज्यपाल पद जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। और पहले राज्यपाल कौन बनते हैं? गुरुमुखी निहाल सिंह। याद रहेगा, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये जो सीमा 5,920, ये सीमा जो बंद है, ये सीमा बंद कब आ रही है?
कब आ रही है? 1 नवंबर 1956 को आ रही है। कब आ रही है? 1 नवंबर 1956 को अपने को ये जो 5,920 हम राजस्थान की सीमा पढ़ते हैं, ये अपने को देखने को मिलती है। याद रहेगा? चलिए, अब हम बात करते हैं आगे कि ये कुछ रोम्बस आकृति का अपने को क्या दिखता है? राजस्थान। और क्या कहोगे? पतंगाकार। और क्या कह सकते हैं अपन? विषम कोणीय चतुर्भुज। देखो, वैसे तो हम यहाँ तक पहुंच गए, और अगर वैसे देखा जाए भौगोलिक दृष्टि से, तो मैं आपको 1912 में जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर का, जिस समय पेनथालासा और पेंजिया वाला जो सिस्टम चला, फिर दो भाग में बंटा, लोरेशिया और गोंडवानालैंड। लोरेशिया फिर उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में, गोंडवानालैंड दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अपने जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, वो प्रायद्वीपीय भारत जो भाग है, वो भी अपन गोंडवाना लैंड का है। तो भारत में लोरेशिया और गोंडवाना लैंड दोनों का भाग है, ध्यान रखना। तो वहां से अब उसमें प्रायद्वीपीय भारत है, उसके अंदर भारत में प्रायद्वीपीय पठार है, और प्रायद्वीपीय पठार के अंदर जितने भी भारत में बड़े बड़े पठार आते हैं, मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वत ऐसा नाम सुना है? मालवा के पठार का जो उत्तरी भाग है, वो हाड़ौती का पठार है, और वो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, जो भारत में प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो मतलब ये जो गोंडवाना लैंड वाला जो भाग है, इसका कुछ भाग अपने राजस्थान में, अरावली पर्वतमाला भी किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का ही भाग है। भाई अपन अरावली पर्वतमाला में क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, है ना? तो गोंडवाना जो है, इसमें धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट चट्टानों में मिलते हैं। ये भी पढ़ा होगा अपन ने, जिनका संबंध ज्वालामुखी वगैरह इनसे है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये तो बात हो गई गोंडवाना लैंड को लेके। फिर उत्तर का विशाल मैदान है। उत्तर के विशाल मैदान का भाग किसको माना जाता है? राजस्थान के बाकी दो भाग है, कौन कौन से हैं? भाई एक तो हो गया हाड़ौती का पठार, और एक हो गया अरावली पर्वतीय क्षेत्र। दो कौन सा हो गया? मरुस्थल, और एक क्या हो गया? मैदान। चार ही तो भाग है। चार में से दो भाग उत्तर के विशाल मैदान के हैं, दो भाग किसके हैं? दो भाग किसके हैं? प्रायद्वीपीय पठार के भाग है, अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार। अभी मैंने बताया ना, प्रायद्वीपीय पठार में मालवा का पठार, मालवा का पठार का उत्तरी भाग है हाड़ौती का पठार, है ना, जो विंध्य कगार भूमि ऐसा कुछ करके अलग होता है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो अल्फ्रेड के वेगनर सिद्धांत से भी मैं आपको यहाँ पहुंचा सकता था कि राजस्थान में क्या क्या चीजें हैं। तो ये जो है, ये जो मैप देख रहे हैं, ये कब का है भाई? 1 नवंबर 1956। अब हम आगे इसमें बहुत सारे जोड़ तोड़ कर लेंगे, चाहे राज्य बढ़ाएंगे, एक कम करेंगे, एक वो चीजें हैं। लेकिन ये जो बाउंड्री है, ये कितनी रहनी है? 5,920 किलोमीटर ही रहनी है। कितनी रहनी है? 5,920 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। अब आप ये देखो कि ये जो राजस्थान है, अब इस राजस्थान की लोकेशन भारत में कहाँ पड़ेगी? तो भारत में कहाँ रहेगी? तो इसका ये देखो, ये हो गया अपन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो आता ही होगा आप लोगों को। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें आप हाँ भरेंगे एकदम अच्छे से कि ये तो क्या है? उत्तर है, ये क्या है, और ये क्या है? पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ईशान कोण किधर है? उत्तर और पूर्व के बीच का यहां से जो कोण लेते हैं अपन, कौन सा कोण है भाई? ईशान कोण है। इधर चलो, कौन सा कोण है भाई? आग्नेय कोण है। बहुत बढ़िया। इधर चलो, कौन सा कोण है? वायव्य।
और इधर कौन सा है? देखो, ये एक क्वेश्चन आता है, ऐसे तो भले आए कि नहीं आए कि राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में है, कौन से कोण में, लेकिन हिंदी में जरूर आता है। क्या आता है? उत्तर पूर्व के बीच का। ठीक है ना, कौन सी दिशा है? वहां पे ये पूछते हैं अपने को, ईशान कौन सा है, आग्नेय कौन सा है, वायव्य कौन सा, और नैऋत्य कौन। ठीक है, एक तो हिंदी की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वहां पे अपने को कई बार यहां से दे देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये राजस्थान है इस तरफ, इसी तरफ है ना राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा, यानी कि वायव्य कोण में भारत का सबसे बड़ा, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। कौन सा राज्य है भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम में। कौन से कोण में है? वायव्य कोण के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज आपको, यहां से मैंने आपको सेंट्रल और वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया भी समझाया था ना, है ना? तो वो भी ध्यान रखना कि सेंट्रल वेस्टर्न नाम कैसे है। तो बहुत सिंपल है कि इस तरीके से क्या आया, इसका नाम आया। अच्छा, ये तो सीमा हो गई। क्षेत्रफल कितना बताओगे आप? क्षेत्रफल हो गया कितना? 3,42,000। हाँ, 39 है। ये इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल। जो भारत के क्षेत्रफल का 10.4%। बहुत बढ़िया। कितना है? अच्छा, प्रतिशत कितना है भारत के क्षेत्रफल का? 10.41% जो है वो क्या रखता है? क्षेत्रफल रखता है, ध्यान रखना। और इस 10.41 क्षेत्रफल में हम राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे? 4 भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? भाई सीधी सी बात है कि तो ये 4 ही। और उन 4 भौतिक प्रदेशों में हम ये भी पढ़ेंगे कि अरावली पर्वतमाला जो है वो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, जो प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर बनी थी, है ना? अरावली पर्वतमाला जिस समय बनी, उस समय उसकी औसत ऊंचाई 2,800 मीटर थी। कितनी थी? वर्तमान में उसकी औसत ऊंचाई केवल और केवल 930 मीटर है। कितनी है? कहाँ गई? कहाँ गई? हवा ने उड़ा दिया। तो क्या खनन में? बताओ। समय के साथ साथ छोटी हो रही है। बाकी सब समय के साथ साथ बड़े होते हैं, अरावली छोटी हो रही है। जैसे हिमालय पर्वतमाला है, उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, तो वो समय के साथ बड़ी हो रही है। देखो, कॉन्सेप्ट ये है, अपर्दन और अपसय दो प्रक्रियाएं चलती है। अपर्दन और क्या चलती है? अपसय। दो प्रक्रियाएं चलती है। अपर्दन में जैसे हवा है, वो ऊपर के सरफेस को क्या करती है? पहली बात तो आप कहोगे कि ऐसे कैसे, अरावली पर्वतमाला तो पथरीली होनी चाहिए ना, है ना? तो आप किसी पत्थर को रखो, एक जगह रख दो, 2-1 साल उसको संभालना मत, बस उस पे धूप गिरनी चाहिए। जब उस पे धूप गिरेगी, गर्म होगा, रात को वापस ठंडा होगा, गर्म होगा, ठंडा होगा, अंतराण्विक बल कमजोर हो जाएगा। आप देखोगे 2 साल बाद आपने उसके ऊपर जोर से हाथ से रगड़ा, आपको छोटे छोटे कण दिखाई देंगे। तो अरावली के साथ तो ऐसा हो ही रहा है ना, एक जगह ही है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपसय। और जब हवा चलेगी तो इन कमजोर कणों को क्या कर देगी? उड़ा देगी। दूसरा, जब वर्षा होती है तो चादरी अपर्दन होता है ऊंचे इलाकों में, तो तेजी से पानी भाव के साथ नीचे आता है, तो ऊपर के सरफेस को क्या करेगा? नीचे की तरफ लेके आएगा। तो अपसय और अपर्दन, ये दो प्रक्रियाएं हैं जो इसकी ऊंचाई में क्या ला रही है? कमी ला रही है। और आगे भविष्य में भी क्या होगी? ये कमी अपने को देखने को मिलेगी, जबकि हिमालय पर्वतमाला के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडियन जो प्लेट है वो ऊपर की ओर खिसक रही है ना? और उसकी वजह से क्या हो रहा है?
वहां का जो भाग है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये इंडियन प्लेट ऊपर की ओर जाके जो भाग है उससे लगातार दोनों के बीच में, एक इस तरफ है दूसरी इस तरफ है, दोनों के बीच में दबाव बढ़ रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि प्लेटों में जब गति होती है तो भ्रंश और वलन पड़ते हैं, और ऐसी स्थिति में भूकंप वगैरह आने की क्या रहती है, संभावना। दूसरा आप ये चीज पढ़ते हैं कि भारत में भूकंप संभावित क्षेत्र कहाँ कहाँ है, और हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि हिमालय पर्वतमाला का विस्तार जहां जहां है वहां पर क्या है, भूकंप आने की संभावना। तो जहां भूकंप आते हैं वहां पे ज्वालामुखी आने की भी क्या रहती है, संभावना। हालांकि अपने को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल अंडमान निकोबार में बेरन द्वीप में क्या है, ज्वालामुखी है, ध्यान रखना। तो ये बातें 10.41%, 1 नवंबर 1956। कौन सा संशोधन हुआ, 7वां। अब एक बार अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी वो हम शुरू से देखते हैं कि हम यहां तक कैसे पहुंचे। ये देखिए, पहला कौन सा शब्द मिला अपने को, मरुकांता। वाल्मीकि रचित रामायण महाकाव्य में अपने को देखने को मिलता है। दूसरा आप ध्यान रखेंगे कौन सा, राजस्थानीय देखते हैं, कौन सी माता, हिमल माता। हिमल माता मंदिर सिरोही, बसंतगढ़ अभिलेख 682 विक्रमी संवत 625। फिर कहाँ मिलता है अपने को उल्लेख, वसुंधरी में, ध्यान रखना। उसके बाद वीरभान की कौन सी पुस्तक है, राजरूपक। बहुत बार पूछी गई है, ध्यान रखना, बहुत बार। मैंने ऐसे बहुत से एग्जाम दिए हैं जिनमें वीरभान और मेरे को कौन सी, श्यामल दास की वीर विनोद, दोनों पुस्तकें। हालांकि आजकल पुस्तकें खूब सारी पूछी जाती है। अभी ग्रेड 3 में तो कहा था कि इनको क्रम के हिसाब से जचाओ, पहले कौन सी लिखी गई, बाद में कौन सी लिखी गई। तो वो तो दूर की बात है, पहले पता तो होना चाहिए किसने लिखी, कब लिखी। ये पता होगा तब हम, सीधी सी बात, ऐसे तो है नहीं कि 4 भाई बहन दिए और हम उनको जानते हैं कि पहले कौन जन्मा बाद में कौन जन्मा, ऐसे लाइन बना दो तो संभव ही नहीं है। तो ध्यान रखना। तो वीरभान राजरूपक, केसरे हिंद, कवि श्यामल दास। मुनोट नैन्सी, मुनो नैन्सी ने क्या था, इसमें अपने को उल्लेख मिलता है। जोधपुर के मारवाड़ परगनारी विगत इन्होंने लिखा, इसको क्या कहते हैं, मारवाड़ का, राजस्थान का। अबुल फजल आईने अकबरी, किससे संबंध था, नागौर से। मालदेव को हसमत वाला राजा, कटारगढ़ को देखने पर। और रणथंबोर दुर्ग क्या है, बख्तरबंद, क्योंकि बाकी सारे दुर्ग तो क्या है, नंगे। अगला देखो, फिर अपन ने बात की किसकी, तुंगा के युद्ध की, है ना। तुंगा का युद्ध कब हुआ, 1787 में। स्वाई प्रताप सिंह वर्सेज महादजी सिंह, कौन जीता, स्वाई प्रताप सिंह। और महादजी सिंह इनको क्या करता है, धमकी देके जाता है कि मैं लौट कर आऊंगा, और लौट कर आता है, कब आता है, पाटन के युद्ध में, कब, 1790 में। प्रताप सिंह और सिंधिया के बीच में युद्ध होता है, इस बार कौन जीत जाता है। और फिर 1791 में भीम सिंह एक लेटर लिखते हैं जो जोधपुर के हैं, किसको लिखते हैं, स्वाई प्रताप सिंह को। हो गया होगा युद्ध के बाद कि यार वास्तव हम इस आदमी का साथ देते तो क्या होता, हाँ ये जीत जाता और हम मराठों से मुक्त हो जाते। मराठों ने बहुत पीढ़ी किया, तुम लोगों को पता है, तो वो क्या अपने ईसरलाट ईश्वरी सिंह ने बनवाई थी, बेचारे ने उसी के ऊपर से कूद के क्या कर ली, आत्महत्या कर ली, किसके डर से। और बाद में माधो सिंह क्या बनता है, राजा बनता है, जो शीतला माता मंदिर बनवाता है, चाकसू। सबसे बड़ा चोगा किसका है, माधो सिंह का है। सबसे बड़ा चोगा जो है ना विश्व में वस्त्र, जो वो किसका है, माधो सिंह का है। तो इसका मतलब बहुत खतरनाक, यूं मोड़ा चौड़ा तगड़ा आदमी था, एकदम भयंकर। तो ध्यान रखना। तो मराठियों से पीड़ित थे इस समय, सिंधिया जी जीत जाते हैं, और जोधपुर का भीम सिंह लेटर लिखता है, किसको, स्वाई प्रताप सिंह। और उस लेटर में किस शब्द का उल्लेख करता है वो राजस्थान शब्द का उल्लेख करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अपने एक रामसर, तो हुरडा सम्मेलन हुआ था। हुर्रा सम्मेलन कब हुआ, 17 जुलाई 1734, भीलवाड़ा में है। और हुर्डा सम्मेलन में क्या तय हुआ कि मराठों के विरुद्ध अपने जो राजपूताना के राजा है वो साथ मिलकर लड़ेंगे। और कहाँ पहुंचना है सबको, रामसर। लेकिन वर्षा ऋतु के बाद कोई भी नहीं पहुंचा, सम्मेलन असफल। और देखो यहाँ अगर एक हो जाते तो स्वाई प्रताप सिंह तक बात ही नहीं जाती, क्योंकि ये बात है 1734 की। जगत सिंह द्वितीय इसकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है, जो कहाँ के हैं, मेवाड़ के हैं। तो ये इतना यहाँ से चलते मराठों से परेशान होते होते यहाँ पर आते हुए भीम सिंह
और अपन ने ये सारी चीजें पढ़ी क्यों है? अपन सब केवल और केवल एक शब्द निकाल रहे हैं। कौन सा शब्द है? राजस्थान। तो भीम सिंह अपने पत्र में स्वाई प्रताप सिंह को कहता है कि अपना ये जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान। यहां से अगर हम साथ लड़ते तो मराठों को भगा देते। इसके बाद कौन सा? अस्सी अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे? आपके टोंक में। इस संस्थान में कालीराम कायस्थ जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखी और उसमें कौन से शब्द का उल्लेख किया? राजस्थान। कौन सा शब्द है? राजस्थान। इसका उपयोग किया और किसकी आज्ञा से लिखा था? स्वाई प्रताप सिंह। विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अच्छा, इसमें कौन सा शब्द है? राजपूताना शब्द। 1805 में प्रकाशित। कब लिखी गई? 1800 में। घोड़े वाले बाबा का मतलब? कर्नल जेम्स टोड। 1829 में। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दूसरा नाम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखना। और इसके बाद कर्नल जेम्स टोड जो है ये लिखते हैं तो इसका हिंदी अनुवाद कौन करते हैं? हीराचंद गौरी शंकर ओझा। और कौन? बलदेव मिश्र। ये इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। हीराचंद, इनका संबंध कहां से है? सिरोही दरबार से। राजस्थान के आधुनिक इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड के जो है वो कहाँ है सर्वप्रथम? भीलवाड़ा। और गुरु यति ज्ञानचंद को इन्होंने क्या की थी? अपनी पुस्तक भेंट की थी। इसके बाद अपन बात करें तो रियासती विभाग की स्थापना की गई। अध्यक्ष किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं? तो राजस्थान के कौन है? आयरन मैन। राजस्थान के लौह पुरुष सेठ दामोदर दास या दामोदर दास राठी। राठी नहीं है, सेठ दामोदर दास है। राठी तो वो द कृष्णा मिल सर, तुम लोग पढ़ोगे आगे चलकर, है ना? हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। समझदार तो हो आप लोग। रियासती विभाग के समय सचिव किसको बनाया? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। चलो, इसके बाद दूसरा चरण जो है वो राजस्थान का कब? दूसरा चरण राजस्थान के दूसरे चरण में किस शब्द का प्रयोग हुआ? राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। कोई समस्या नहीं है तक? आगे देखो। अगला जो है अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है? भारत राज्यों का संघ होगा। यानी संविधान में कौन सा शब्द लिख दिया गया? राजस्थान शब्द है वो अंकित कर दिया गया। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। अध्यक्ष कौन? इसलिए इसको फजल अली आयोग भी कहते हैं क्योंकि अध्यक्ष कौन है? फजल अली। सदस्य कौन? हरदेनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर। बहुत बढ़िया। इस के अनुसार संविधान में लिखा गया था कि राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य है? बी श्रेणी का। और अजमेर मेरवाड़ा कौन सी श्रेणी का था? सी। कौन सा? अजमेर। अजमेर मेरवाड़ा जो है उसको किसका दर्जा दिया गया? सी श्रेणी का दर्जा दिया गया था। और यह आयोग क्या करेगा? इस दर्जे को समाप्त करेगा। ध्यान रखना। तो फजल अली आयोग ने क्या सिफारिश की? 1955 के अंदर संविधान में उल्लेखित राज्यों की श्रेणियों को क्या करना है? अपने को समाप्त करना है कि ये ए बी सी डी क्या है, ये विषमता लाते हैं, तो सबको क्या कर दिया जाए? समान कर दिया जाए, सबको हटा दिया। अजमेर मेरवाड़ा और ये जो अलग थलग पड़े थे कहा दिया इनको समय रहते क्या कर लो? विलय कर लो। नहीं तो अलग से डिमांड करने लग जाएंगे कि तो हम केंद्र शासित प्रदेश ही बनाओ या हम इस राज्य में नहीं मिलना चाहते। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होगी तो इसको समाप्त करो। आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य का दर्जा ये आयोग दिलाता है, ध्यान रखना। और इस आयोग की सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन होता है जो कब होता है? 1 नवंबर 1956। अंतिम चरण था, ध्यान रखना। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया और राजस्थान की सीमा कितनी? 5920 ये राजस्थान पूरा सीमा बंद हो गया। और कब बंद हुआ ये? 56। और उसके बाद ये ध्यान रखना कि इसका कुल जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत का कितना प्रतिशत है? ठीक है। भारत के कौन से कोण में है ये? वायव्य कोण में है। ऐसे कहें तो उत्तर और पश्चिम दिशा के अंदर है। ठीक बात है। तो हम यहाँ तक पहुंचे। इससे आगे की जानकारी अपन कल सेम टाइम सेम जगह, ठीक है।